नमस्कार दोस्तों, रतन जी एस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, पिनाकल पब्लिकेशन का एसएससी सामान्य अध्ययन की पुस्तक जो कि 4th एडिशन की पुस्तक है और इसमें 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में बात करें तो इस पुस्तक में फरवरी 2023 तक जितने भी एसएससी के एग्जाम करवाए गए हैं उन सभी एग्जाम्स के प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में शामिल किया गया है। दोस्तों, यह पुस्तक चैप्टर वाइज है और इसमें बात करें तो पूरे के पूरे प्रश्न हिंदी माध्यम में है। इसके बाद में बात करें कि यह पुस्तक किस किस एग्जाम को टारगेट करने वाली है और किस एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो वह दोस्तों एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीयू, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जेई, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, उसके बाद में स्टेनो, दिल्ली पुलिस और सिलेक्शन पोस्ट और इसके बाद में जितने भी वनडे सरकारी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स को यह पुस्तक कवर करने वाली है। दोस्तों, इसके विषय सूची को एक बार देखें तो इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है कि इस पुस्तक में कुल मिलाकर के 9 अध्याय को शामिल किया गया है और 9वां अध्याय दोस्तों करंट अफेयर्स का, जिसकी जानकारी हम लोग इस पुस्तक में नहीं प्राप्त करेंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग केवल और केवल 8 अध्याय के बारे में ही पढ़ाई करेंगे और इन 8 अध्याय में बात करें तो पहला अध्याय स्टैटिक जीके को, जिसको कि हम लोग पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में हिस्ट्री को भी हम लोग पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद में राज्य व्यवस्था को भी हम लोग 3 पार्ट में पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों आज के सेशन में हम लोग भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और देखेंगे दोस्तों भूगोल के बारे में कि भूगोल से भी संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और किस तरीके से भूगोल का सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों, ये भूगोल का जो चैप्टर है वो बहुत डिमांडेबल रहा है आप लोगों के द्वारा और इसमें हम लोग आज भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार हम लोग भूगोल की विषय सूची को देखें तो दोस्तों भूगोल विषय का विषय सूची देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें कुल मिलाकर अध्याय 1 से लेकर के इसमें कुल मिलाकर के 22 अध्याय दिए हुए हैं दोस्तों, जिसमें कि कुल मिलाकर बात करें तो 839 प्रश्न मिलेंगे और इन 839 प्रश्नों को हम लोग 4 से 5 वीडियो में इसे कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, फिलहाल हम लोग आज के सेशन के बारे में बात करें तो भूगोल को दोस्तों हम लोग आज पहला अध्याय पढ़ेंगे जो कि सौरमंडल और उसके ग्रह से संबंधित होगा। इसके पहले यदि हम लोग भूगोल के बारे में बात करें तो दोस्तों भूगोल के बारे में हम लोग यहाँ पे दोनों भूगोल चर्चा करेंगे, एक विश्व का भूगोल और उसके बाद में भारत के भूगोल। यदि मेनली भूगोल की बात करें दोस्तों तो भूगोल का अंग्रेजी अर्थ होता है दोस्तों जियोग्राफी और जियो का मतलब होता है पृथ्वी अर्थात अर्थ, जबकि ग्राफिया का मतलब होता है दोस्तों डिस्क्रिप्शन या वर्णन। कहने का मतलब है कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है और वर्णन करना होता है दोस्तों इसमें किस किस चीज़ का वर्णन करना होता है, तो इसमें वर्णन करने का मतलब संपूर्ण अध्ययन करना होता है। इसमें हम लोग करेंगे दोस्तों इंटीरियर पार्ट होता है अर्थात आंतरिक भाग का, इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में सरफेस स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद में सराउंडिंग स्टडी। कहने का मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से लेकर भूपर पट्टी से लेकर और फिर वायुमंडल तक पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं बोलूँ कि अगर इसके पहले की वीडियो को आप लोग नहीं देखे हों तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप लोग उसे देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल हम लोग आज के चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं सौरमंडल और उसके ग्रह के बारे में, जो कि पहला अध्याय होने वाला है भूगोल का। तो आइए दोस्तों चलते अपने सेशन की ओर। तो इस तरीके से दोस्तों भूगोल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं और भूगोल से संबंधित पहला सेक्शन है दोस्तों या पहला अध्याय कह सकते हैं वो है सौरमंडल और उसके ग्रह के बारे में। इससे संबंधित पहले प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है कि वर्ष 1610 ईस्वी के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह या 4 चंद्रमा हैं। दोस्तों, इस बात का पता लगाने वाले थे गैलीलियो गैलीली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो गैलीली। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि वर्ष 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली के द्वारा खोजे गए बृहस्पति के गैलीलियन चंद्रमाओं की संख्या 4 थी। दोस्तों, गैलीलियो गैलीली एक इटली के खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थे और उन्होंने शनि के वलयों, शुक्र की कलाओं, सूर्यास्त और ऊबड़ खाबड़ चंद्र सतह का भी वर्णन किया है। उन्होंने जिन चंद्रमाओं की खोज किया था दोस्तों वे थे लो, यूरोपा, गैनीमेड, उसके बाद में कैलिस्टो। ये चारों के चारों खोजे थे दोस्तों गैलीलियो। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1665 ईस्वी में शनि के वलयों का ग्रह के परितः एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वे थे दोस्तों क्रिस्टियन ह्यूजेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्रिस्टियन ह्यूजेंस। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि क्रिस्टियन ह्यूजेंस के अन्य आविष्कार हैं दोस्तों वे है पेंडुलम घड़ी, उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स, उसके बाद में है दोस्तों मैजिक लेटर्स। वहीं जियोवन्नी कैसिनी की बात करें तो उन्होंने शनि के 4 चंद्रमाओं अर्थात इपेटस 1671 ईस्वी में, रिया 1672, उसके बाद में टेथिस 1684 ईस्वी और फिर उसके बाद में डायोन 1684 ईस्वी में खोज की थी। दोस्तों, उन्होंने वर्ष 1675 ईस्वी में शनि के रिंग सिस्टम में अंदर की खोज की, जिसे कि अब
जिसे कि अब कैसिनी डिवीजन के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1935 ईस्वी में यूकाना ने एक नए प्रकार के कण मेसन के अस्तित्व का प्रस्ताव दिया और यह समझाने के लिए कि कैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के परस्पर क्रिया करते हैं। इसके बाद में तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में या पूरा करने के साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी डैश चक्कर पूरा कर सकता है या करता है। वह दोस्तों एक चक्कर, कहने का मतलब है कि चंद्रमा अगर पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के क्रम में ही वो अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि चंद्रमा जो है दोस्तों वो 3,85,000 किलोमीटर की औसत दूरी पर ग्रह की परिक्रमा करने वाला पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों चंद्रमा की उपस्थिति हमारे ग्रह को स्थिर करने और हमारी जलवायु को संतुलित करने में मदद करती है। हमारे ग्रह की एक एकल कक्षा में चंद्रमा 27.3 पृथ्वी दिवस लेता है, उतना ही समय जितना समय उपग्रह को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में लगता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो ह्यूजेंस जो है वो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। कहने का मतलब है कि चंद्रमा का सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है दोस्तों ह्यूजेंस। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण से होते हैं। दोस्तों पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तनों के कारण की बात करें तो इसका कारण सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पृथ्वी पर मौसम सूर्य की गर्मी और हवा की गति के कारण होता है। वहीं ज्वार की बात करें दोस्तों तो ज्वार बहुत लंबी अवधि की तरंगें हैं जो कि चंद्रमा और सूर्य के द्वारा लाए गए बलों के जवाब में समुद्र के माध्यम से चलती है और एक बृहत ज्वार एक नए और पूर्णिमा के दौरान ज्वार के बृहत के आगे को संदर्भित करता है। दोस्तों बृहत ज्वार के 7 दिन बाद मंद ज्वार भाटा मध्यम ज्वार की अवधि को संदर्भित करता है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंड का हिस्सा है। दोस्तों खगोलीय पिंड का हिस्सा कहा जाता है तारे, सूर्य और चंद्रमा। कहने का मतलब है कि तारों ये तीनों के तीनों जो हैं वे खगोलीय पिंड के हिस्से हैं। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि खगोलीय पिंडों की बात करें दोस्तों तो ये इसे स्वर्गीय पिंड भी कहते हैं और इसमें शामिल होता है ग्रह, तारे, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और उसके बाद में दोस्तों उल्का पिंड, आकाशगंगाएं। अगला है दोस्तों कि अधिकांश क्षुद्र ग्रह बेल्ट में ही पाए जाते हैं जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। दोस्तों यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव तौर पर प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि क्षुद्र ग्रह का बेल्ट कौन सा है या किस किस ग्रह के बीच में होता है। वो होता है दोस्तों मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही क्षुद्र ग्रह का बेल्ट होता है और उसी में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसके बाद में बात करें तो सूर्य और हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का ही हिस्सा है। इसके बाद में हेली के यदि घूमकेतु के बारे में बात करें तो हेली का घूमकेतु पृथ्वी से हर 85 से 79 वर्षों में दिखाई देने वाला एक छोटी अवधि का घूमकेतु है। अगला प्रश्न है 6 नंबर की, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी। दोस्तों ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज करने वाले थे एडविन हब्बल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एडविन हब्बल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हब्बल का नियम अर्थात हब्बल लेमेत्रे नियम यह कहता है कि आकाशगंगाएं पृथ्वी से उतना ही दूरी के समानुपाती गति से दूर जा रही है। उसके बाद में दूसरे शब्दों में बात करें तो दूसरे शब्दों में वे जितनी दूर है उतना ही तेजी से वे पृथ्वी से दूर जा रही हैं। वहीं टाइको ब्राहे ने 1572 ईस्वी में साबित किया कि जब उन्होंने एक सुपरनोवा देखा तो ब्रह्मांड अपरिवर्तित नहीं था। वहीं चार्ल्स मेसियर की बात करें तो चार्ल्स मेसियर एक फ्रांसीसी खगोलशास्त्री हैं जो कि अपने नेबुला और स्टार क्लस्टर की सूची के लिए जाना जाता है। इसके बाद में 7वें नंबर प्रश्न को देखें तो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। नीचे दोस्तों 2 कथन दिया गया है, दोनों के दोनों चंद्रमा के संबंध में है और बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है। पहला कथन है कि अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन बढ़ता रहता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन घटती जाता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब है कि ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है दोस्तों चंद्रमा के संबंध में जो तथ्य है वह है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और चंद्रमा की सतह चट्टानों और मिट्टी से ढकी होती है जिसमें कि लूनर मिट्टी के रूप में पाया जाता है।
इसके बाद में जब एक महीने के अंदर 2 पूर्णिमा होते हैं तो दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। और जब पूर्णिमा भू समीपक पर होता है अर्थात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इसे सुपर मून कहा जाता है। वहीं नील आर्मस्ट्रांग की बात करें दोस्तों तो नील आर्मस्ट्रांग और उसके बाद में बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरने वाले पहले और दूसरे व्यक्ति रहे हैं। इस तरीके से पहले व्यक्ति हो जाते हैं दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग और उसके बाद में दूसरे व्यक्ति होते हैं बज एल्ड्रिन। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि विनोद सतह पर तरल पानी वाले एकमात्र ग्रह के बारे में बात करते हैं, वह निम्नलिखित में से किस ग्रह की बात कर रहा है? वह दोस्तों पृथ्वी की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा पृथ्वी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पृथ्वी मिट्टी, वायु, जल और जीवन से मिलकर के बनी हुई है। इसके बाद में दोस्तों कहने का मतलब है कि पृथ्वी जो है वो मिट्टी, वायु, जल और जीवन से मिलकर के बनी है और भूमि में पहाड़, घाटियाँ और समतल क्षेत्र भी शामिल हैं। इसके बाद में हवा की बात करें तो हवा जो है वो विभिन्न गैसों से मिलकर के बनी है जिसके मुख्य रूप में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। वहीं शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। इसके बाद में मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है, जबकि बृहस्पति के बाद शनि गैस विशालकाय है। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में अपने सुंदर बलयों के लिए जाना जाता है जो कि इसके भूमध्य रेखा का चक्कर लगाते हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाने जाने वाला ग्रह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसके बाद में इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि शुक्र हमारे सौरमंडल में सूर्य के समीप दूसरा ग्रह है। बुध और शुक्र सौरमंडल के एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और शुक्र जो है वो बुध की तुलना में अधिक गर्म है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मोटा वातावरण है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव नामक एक घटना के माध्यम से गर्मी को अवशोषित करता है। दोस्तों इसके वर्ष की बात करें तो इसका वर्ष लगभग 255 सौर्य दिवस का होता है, जबकि शुक्र पर टेलीस्कोप को इंगित करने वाला पहला व्यक्ति 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली थे। इसके बाद में 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रह नहीं माना जाता है? दोस्तों ग्रह जिसे नहीं माना जाता है वह है प्लूटो, जिसे कि ग्रह नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्लूटो। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अगस्त 2006 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ अर्थात IAU ने प्लूटो को बौने ग्रह की स्थिति से बाहर कर दिया और इसकी खोज क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बोग ने की थी। दोस्तों प्लूटो के 5 चंद्रमा हैं और वे हैं दोस्तों चारोन, उसके बाद में स्टाइक्स, निक्स, उसके बाद में केरबरोस, उसके बाद में 5वां है दोस्तों हाइड्रा। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है? दोस्तों शनि के सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो वह है टाइटन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा टाइटन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि शनि के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो वह है दोस्तों टाइटन और रिया और इसके 82 चंद्रमा है। एटलस की बात करें दोस्तों तो एटलस जो है वो शनि का आंतरिक चंद्रमा है, जबकि यूरोपा बृहस्पति की परिक्रमा करने वाली चारों गैलियन चंद्रमाओं में से सबसे छोटा है, जबकि कार्मेस की बात करें दोस्तों तो ये बृहस्पति का चंद्रमा है। इसके बाद में 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? वह है दोस्तों सिरियस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सिरियस। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि सिरियस मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक बौना ग्रह है। दोस्तों एरीस सौर मंडल में सबसे बड़े पैमाने पर और दूसरा सबसे बड़ा ज्ञात बौना ग्रह है। उसके बाद में होमिया की बात करें तो होमिया नेपच्यून की कक्षा से परे स्थित एक बौना ग्रह है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डैश विकिरण बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान अवशोषित कणों के विशाल समूह हैं। वह है दोस्तों वैन एलन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा वैन एलन। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वैन एलन विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान अवशोषित कणों के विशाल समूह है जो कि पृथ्वी को घेरते हैं। और उसके बाद में ऑरोरा की बात करें तो ऑरोरा जिसे कि ध्रुवीय रोशनी या ऑरोरा पोलारिस के रूप में भी जाना जाता है, वह पृथ्वी के आकाश में एक प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन है जो कि मुख्य रूप से ऊंचे अक्षांश क्षेत्रों में देखा जाता है। उसके बाद में कुइपर बेल्ट की बात करें दोस्तों तो कुइपर बेल्ट नेपच्यून की कक्षा के ठीक बाहर बर्फीले पिंडों का एक घेरा है।
उसके बाद में प्लूटो जो है वो सबसे सबसे प्रसिद्ध कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि चिनूक की बात करें तो ये गर्म हवा है जो कि सर्दियों में चलती है। कहने का मतलब है कि गर्म हवा जो सर्दी में चलती है उसे चिनूक कहा जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों वो है प्लूटो में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लूटो। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि प्लूटो का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चारोन, और चारोन को प्लूटो 1 के नाम से भी जाना जाता है, और यह बौने ग्रह प्लूटो के 5 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों में से सबसे बड़ा है। दोस्तों इसकी औसत त्रिज्या की बात करें तो इसकी औसत त्रिज्या है 606 किलोमीटर, जिसका व्यास आधा और प्लूटो के द्रव्यमान का 8वां हिस्सा है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक को क्या कहते हैं जिसे हम गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं। वह है दोस्तों उर्सा मेजर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उर्सा मेजर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि सबसे प्रसिद्ध नक्षत्र जो कि हम गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं वह है दोस्तों उर्सा मेजर, और इसे बिग डियर, ग्रेट बियर या फिर सप्तर्षि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस नक्षत्र में 7 प्रमुख तारे होते हैं, और यह बड़ी संख्या या यह एक बड़ी करछी या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह के जैसा प्रतीत होता है। दोस्तों इसकी दिशा की बात करें तो यह लगभग उत्तर दिशा में प्रतीत होता है। इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का एक बौना ग्रह है। दोस्तों बौने ग्रह के बारे में बात करें तो बौना ग्रह की में बात करें तो वह है दोस्तों माकेमिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, माकेमिक, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बौना ग्रह है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि माकेमिक एक बौना ग्रह है और शायद उत्कृष्ट आबादी में दूसरा सबसे बड़ा कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है, जिसका व्यास प्लूटो के लगभग 2/3 व्यास के बराबर है। दोस्तों इसका एक ज्ञात उपग्रह भी है। इसके बाद में 17 नंबर प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे हवादार ग्रह है। वह है दोस्तों नेपच्यून। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नेपच्यून। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि नेपच्यून सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह है। नेपच्यून सूर्य का 8वां और सबसे दूर का ज्ञात ग्रह है या ज्ञात सौर ग्रह है। दोस्तों यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है, और नेपच्यून अंधकारमय, ठंडा और बहुत हवा वाला ग्रह है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला दिखाई देता है। दोस्तों 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और इस दिन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस दिन को अमावस्या के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमावस्या। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला दिखाई देता है। इसके बाद में 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और इस दिन को ही अमावस्या या अमावस्या दिवस के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस अवधि में क्वाड्रेंटिस नामक उल्का वृष्टि पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है। वह दोस्तों दिसंबर और जनवरी के महीने में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, दिसंबर जनवरी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि क्वाड्रेंटिस नामक उल्का वृष्टि आमतौर पर दिसंबर और जनवरी में पृथ्वी से दिखाई देती है। दोस्तों क्वाड्रेंटिस चंद्रमा रहित आकाश में प्रति घंटे 100 से अधिक उल्काएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद में 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महीने में लिरिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है। दोस्तों वह महीना है अप्रैल का महीना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अप्रैल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि लिरिड्स नामक उल्का बौछार को अप्रैल में पृथ्वी से देखा जा सकता है। लिरिड उल्का बौछार के लिए दीप्तिमान बिंदु तारामंडल लायरा के पास है, जिसके पूर्व में चमकीला तारा वेगा है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन की ग्रेट वियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना हुआ है। दोस्तों ये कुल मिलाकर के 7 तारों से मिलकर के बना है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि ग्रेट वियर नामक नक्षत्र 7 तारों से मिलकर के बना हुआ है। दोस्तों एक नक्षत्र आकाशीय क्षेत्र पर एक क्षेत्र है जिसमें कि दृश्य तारों का एक समूह एक कथित रूपरेखा या पैटर्न बनाता है, जो कि आमतौर पर एक जानवर, पौराणिक व्यक्ति या प्राणी या फिर एक निर्जीव वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। वह है दोस्तों शनि में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शनि ग्रह में।
इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि डेटा 2021 के नासा के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों के उपग्रहों की संख्या इस प्रकार से है। बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, जबकि शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। वहीं पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के पास केवल और केवल एक उपग्रह है, जिसका नाम है दोस्तों चंद्रमा। मंगल के पास 2 उपग्रह है दोस्तों। और वहीं बृहस्पति के बारे में बात करें तो बृहस्पति के पास 79 उपग्रह हैं, जिसमें कि 53 पुष्ट हैं और फिर 26 अनगिनत है, अनंतिम है। वहीं शनि की बात करें तो शनि के पास 82 उपग्रह हैं, जिसमें कि 53 पुष्ट है और फिर उसके बाद में 29 अर्थात 29 अनंतिम है। यूरेनस के पास 27, नेपच्यून के पास 14 और ये डेटा 2023 के अनुसार बृहस्पति के चंद्रमाओं की अधिकतम संख्या 92 हो चुकी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन। और 23 नंबर प्रश्न की बात करें तो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत किसका वर्णन करती है। दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बात करें तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें दोस्तों तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत को ही बिग बैंग मॉडल कहा जाता है, जो कि जॉर्जेस लेमेंत्रे के द्वारा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब साल पहले एक अविश्वसनीय रूप से गर्म घने बिंदु के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद में अगला प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है। दोस्तों उसे उपभू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उपभू। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि उपभू चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु है जिस पर यह पृथ्वी के सबसे निकट है। उपभू विशेष रूप से पृथ्वी के चारों ओर की कक्षाओं को संदर्भित करता है और एक सामान्य कक्षा की पेरिप्सिस के बराबर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन की IC 1101 क्या है। दोस्तों IC 1101 एक आकाशगंगा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आकाशगंगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि IC 1101 अबीर 2029 आकाशगंगा समूह के केंद्र में एक विशाल अंडाकार आकाशगंगा है और सबसे बड़ी ज्ञात आकाशगंगाओं में से एक है। इसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है। दोस्तों जब 2 क्रमागत अमावस्या पड़ता है उसके बीच में कुल मिलाकर बात करें तो 29.5 दिनों की अवधि होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 29.5। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 2 अमावस्या के बीच अनुमानित अवधि 29.5 दिन है और एक पूर्णिमा और उसी चरण की अगली पुनरावृत्ति के बीच का समय अंतराल एक सिनेडुम या एक सिनोडिक महीना या औसतन लगभग 29.53 दिन होता है। इसलिए ही उस चंद्र कैलेंडर में जिसमें प्रत्येक माह अमावस्या के दिन से शुरू होता है, पूर्णिमा चंद्र मास के 14 या 15वें दिन पड़ती है। इसके बाद में 27 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा की त्रिज्या क्या है। दोस्तों चंद्रमा की त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या है 1.7 × 10⁻6 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि चंद्रमा का त्रिज्या 1.74 × 10⁻6 मीटर है और चंद्रमा की त्रिज्या 1737.4 किलोमीटर है। जबकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करें तो यह है दोस्तों 3,84,400 किलोमीटर। इसके बाद में अगला प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन की अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूरज के बीच अनुमानित दूरी कितनी होती है। दोस्तों जब अपसौर की घटना होती है तो उस समय पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी हो जाती है दोस्तों 152 बिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूरज के बीच की अनुमानित दूरी 152 बिलियन किलोमीटर है। अपसौर अर्थात एफेलियन पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य से सबसे दूर का होता है। और उपसौर की बात करें तो उपसौर जिसे कि परिहेलियन के नाम से भी जाना जाता है, वह पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु होता है जो कि सूर्य के सबसे निकट का बिंदु होता है। इसके बाद हम लोग ये भी बात कह सकते हैं दोस्तों कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो निकटतम दूरी होती है उसे हम लोग उपसौर कहते हैं और अधिकतम दूरी होती है उसे हम लोग अपसौर कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। इसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है। वह है दोस्तों शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि शुक्र में जिसे कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ एक घना उसके बाद में जहरीला वातावरण है और यह हमेशा घने पीले ज़्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका रहता है। वातावरण गर्मी को अवशोषित करती है जिससे कि शुक्र की सतह पर भट्टी जैसा महसूस होता है। इसके बाद में 30 नंबर प्रश्न है कि
डैश पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? वह है दोस्तों बाह्य कोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बाह्य कोर। अर्थात बाह्य कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है और पृथ्वी पर ग्रह के बाहरी कोर में तरल धातु का प्रवाह विद्युत धाराओं को उत्पन्न करता है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन से इन विद्युत धाराओं को एक चुंबकीय क्षेत्र बनाने का कारण बनता है, जो कि ग्रह के चारों ओर फैली हुई है। इसके बाद में 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी के भूपर पट्टी गति करती है और ऊपर उठती है या फिर निर्मित होती है? वह दोस्तों वह प्लेट विरूपण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटल विरूपण। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पटल विरूपण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा भूपर पट्टी का विरूपण हो जाता है, जिससे कि महाद्वीपों, सागर द्रोणियों, पठारों तथा पर्वतों, वलनों और भ्रंशों का निर्माण होता है। अनाच्छादन में वे प्रक्रियाएं शामिल होती है जो पानी, बर्फ, हवा और लहरों के चलने पृथ्वी की सतह को घिसने का कारण बनती है, जिससे कि ऊंचाई में कमी आती है और भू-आकृतियों जैसे परिदृश्यों की राहत मिलती है। इसके बाद में अगला प्रश्न दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन के मंद ज्वार भट्टा कब आते हैं? दोस्तों मंद ज्वार भट्टा की बात करें तो ये आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं, तभी आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि मंद, जिसे कि नीप के नाम से भी जाना जाता है, नीप या मंद ज्वार एक ज्वार है जिसमें कि उच्च और नीच ज्वार के बीच का अंतर कम से कम होता है। मंद या नीप ज्वार महीने में 2 बार होते हैं जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं, और इस स्थिति में पृथ्वी के जल पर उसका कुल गुरुत्वाकर्षण पुल कमजोर हो जाता है क्योंकि यह 2 अलग अलग दिशाओं से आता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन, और प्रश्न कह रहा है कि रात्रि में आकाश में चमकने वाली पिंड को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों तो उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खगोलीय पिंड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है कि आकाशीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर एक प्राकृतिक पिंड है, और आकाशीय पिंड या स्वर्गीय पिंड अंतरिक्ष में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे जैसे पिंड होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन की, लूसीफर डैश ग्रह का एक अन्य नाम है? लूसीफर की बात करें तो वह शुक्र ग्रह का एक दूसरा नाम है, लूसीफर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, शुक्र। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जैसा कि शास्त्रीय पौराणिक कथाओं में लूसीफर शब्द का अर्थ है दोस्तों प्रकाश लगाने वाला, और सबसे चमकीला ग्रह होने के कारण शुक्र ग्रह को लूसीफर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न की, ग्रहीय वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर या चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? दोस्तों उसे चंद्र बाह्य मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्र बाह्य मंडल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि चंद्रमा के चारों ओर घिरे पतले गैसीय आवरण को चंद्र बाह्य मंडल कहा जाता है, जो कि अंतरिक्ष की खालीपन और चंद्रमा की सतह से घिरा हुआ है। यह इतना पतला आवरण है कि परमाणु वास्तव में टकराते हैं, और चंद्रयान 2 ने चंद्र बाह्य मंडल में आर्गन 14 का अवलोकन किया। इसके बाद में अगला प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 15। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर हर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। आप इसे देख सकते हैं क्योंकि एक चक्कर पूरा करने में 1 दिन लगता है, और 1 घंटे की दर से विभाजित पृथ्वी हर घंटे 15 डिग्री अर्थात 360/24 घूमती है, और यह संख्या समय क्षेत्र निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 37 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? वह है दोस्तों क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्रस्ट, जो कि पृथ्वी का सबसे ठोस वाला हिस्सा है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पृथ्वी की संरचना को 4 प्रमुख संकेंद्रित परतों में विभाजित किया जाता है। वह दोस्तों आंतरिक कोर, उसके बाद में बाहरी कोर, मेंटल और क्रस्ट, जो कि सबसे बाहरी परत होता है उसे क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है जो कि निरंतर गति में है। 38 नंबर प्रश्न के, निम्नलिखित में से किसे भूकंप के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? वह दोस्तों सिस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सिस्मोलॉजी। अर्थात भूकंप विज्ञान। सिस्मोलॉजी भूकंप का विज्ञान है जो कि पृथ्वी के अंदर सबसे विनाशकारी प्राकृतिक घटना के लिए मिनट संपादन के कारणों और उसके बाद में प्रभावों का अध्ययन करता है। दोस्तों चट्टानों का अध्ययन लिथोलॉजी कहलाता है, जबकि सेमियोलॉजी का अर्थ होता है सांकेतिक भाषा का अध्ययन करना। वहीं माइक्रोस्कोप के तहत ऊतकों और कोशिकाओं के अध्ययन को दोस्तों ऊतक विज्ञान कहा जाता है। 39 नंबर प्रश्न के, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है और जो कि एक साथ एक जिग्सा
जिक्सा पजल अर्थात आरा पहेली की तरह बन जाता है, वह है दोस्तों स्थल मंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, स्थल मंडल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि स्थल मंडल, जिसे कि लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, वह पृथ्वी की पथरीली बाहरी हिस्सा है और यह भंगुर पहाड़ी और ऊपरी प्रसाद के ऊपरी हिस्से से बना हुआ है। इसके बाद में स्थेनोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर के नीचे स्थित भूदृश्य के मेंटल का क्षेत्र है और उसके बाद में लिथोस्फीयर की तुलना अधिक गर्म और अधिक तरल माना जाता है। इसके बाद में बात करें तो मेसोस्फीयर वायुमंडल की तीसरी परत है और उसके बाद में समताप मंडल के ऊपर और ये सीधे थर्मोस्फीयर के नीचे होता है। इसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है। यूरोपा की बात करें दोस्तों, वह बृहस्पति ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बृहस्पति। इसका डिस्क्रिप्शन है कि यूरोपा बृहस्पति की परिक्रमा करने वाली 4 गैलियन चंद्रमाओं और चंद्रमाओं में सबसे छोटा है। और बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के सभी 79 ज्ञात चंद्रमाओं में से ये छठा सबसे निकट है और यह सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा भी है। इसके बाद में 41 नंबर प्रश्न को देखें तो 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तारे के जीवन काल में नेब्यूला चरण किसे संदर्भित करता है। दोस्तों, एक तारे के जीवन काल में नेब्यूला चरण की बात करें तो यह धूल और हाइड्रोजन का एक बादल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि एक तारे के जीवन चक्र में तारे गैस और धूल के बादलों में बनते हैं जिन्हें कि निहारिका कहा जाता है। हालांकि हाइड्रोजन ईंधन जो कि सितारों के भीतर परमाणु प्रतिक्रियाओं को शक्ति प्रदान करता है और समाप्त होना शुरू हो जाता है और वे अपने जीवन काल के अंतिम चरणों में ही प्रवेश करेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 42 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन जोबियन ग्रह नहीं है। दोस्तों, जो जोबियन ग्रह नहीं वह मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मंगल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हमारे सौरमंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल स्थलीय ग्रह है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून गैस दिग्गज हैं जिन्हें कि जोबियन ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद में 43 नंबर क्वेश्चन है कि बेली बीट्स को किस दौरान देखा जा सकता है। दोस्तों, बेली बीट्स की बात करें तो इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि बेली बीट्स पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान मनाया जा सकता है। बेली के मोती प्रभाव या उसके बाद में हीरे की अंगूठी प्रभाव ये पूर्ण और वलयाकार सूर्य ग्रहणों की एक विशेषता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश के बराबर है। दोस्तों, ये बराबर होता है, इसके बारे में बात करें तो 1/6 भाग के बराबर होता है, 1/6 भाग। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि चंद्रमा का द्रव्यमान 1/100 गुना है और चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी से 1/4 गुना है। इसलिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 1/6 हिस्सा होगा। अतः चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45 नंबर प्रश्न की, हैली के धूमकेतु की अधिकता या अवधिकता क्या है। दोस्तों, उसकी अवधि है 75 से 76 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 75 से 76। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हैली की कक्षा की अवधि औसतन 76 वर्ष है। दोस्तों, 76 पृथ्वी वर्ष है और यह लगभग 7.6 बिलियन मील अर्थात 12.2 बिलियन किलोमीटर के सूर्य के चारों ओर एक कक्षीय परिधि से मेल खाती है। दोस्तों, ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय प्रभाव के कारण यह अवधि अलग अलग रूप में भिन्न भिन्न होती है, जिससे कि मनुष्य अपने जीवन काल में इसे 2 बार देख सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों अगला टॉपिक हो जाएगा हम लोगों का देशांतर और अक्षांश, अर्थात अक्षांश और देशांतर के बारे में अब हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि उससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। इससे संबंधित दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षांश के निम्नलिखित में से कौन सा समांतर मकर रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। इसका डिस्क्रिप्शन है कि दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश के समांतर मकर रेखा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उसमें कर्क रेखा है और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका सर्कल है, जबकि 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्कल है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 47 नंबर क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन डैश अक्षांशों के बीच स्थित है। दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो 10 डिग्री नॉर्थ और फिर उसके बाद में 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कहने का मतलब है कि 10 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में स्थित है।
इसके बाद में देखते हैं अगले इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ और फिर 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों के द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न है 48 नंबर कि भारत में या भारत के मानक मेरिडियन के रूप में किसी देशांतर को चुना गया है। दोस्तों वो देशांतर है 42.5 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर को या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर को भारत के मानक मध्याह्न रेखा के रूप में चुना गया है और यह 5 भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है। वह राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, उसके बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। ये राज्यों इन राज्यों से होकर के इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन की 90 डिग्री पूर्व मध्याह्न कहाँ से नहीं गुजरती है। दोस्तों 90 डिग्री पूर्व मध्याह्न की बात करें तो ये सिक्किम से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि सिक्किम 90 डिग्री पूर्वी मेरिडियन भारत में मेघालय राज्य से होकर के गुजरता है और यह भूटान और बांग्लादेश को पार करती है। अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन कि भारत डैश के उत्तर में स्थित है। दोस्तों भारत की बात करें तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट और फिर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट और फिर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसके बाद में 51 नंबर प्रश्न है कि 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। दोस्तों 1 डिग्री अक्षांश की बात करें तो ये 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा की बात करें तो ये मिजोरम से होकर गुजरेगी ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा मिजोरम। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वे राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम और इन्हीं 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। 53 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी जिसे कि अपसौर भी कहा जाता है उस पर होती है। दोस्तों वह दिन होता है 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 4 जुलाई। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है और यह स्थिति में इसे अपहेलियन या अपसौर कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी हर साल 3 जनवरी को आसपास सूर्य के निकट करीब आती है, इसे पेरीहेलियन अर्थात उपसौर कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलित या सम्मिलन को क्या कहा जाता है। दोस्तों उसे समलवण रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा समलवण रेखा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि समलवण रेखा क्या है। ये समुद्र में समान लवणीयता या लवणता के कनेक्टिंग बिंदुओं को इंगित करने के लिए मानचित्र पर खींची गई एक रेखा है। उसके बाद में समकालीन रेखा की बात करें तो ये सामान्य केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थित होने वाली रेखा है। जबकि आइसोनोमल की बात करें तो ये एक क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में नमूने के लिए पौधे की प्रजातियों के समान बहुतायत मूल्यों के बिंदुओं को जोड़ने वाली चार्टर पर एक रेखा है। इसके बाद में समतलित झंझा रेखा की बात करें तो समतलित झंझा रेखा है दोस्तों भौगोलिक बिंदुओं के माध्यम से खींची गई एक रेखा है जिस पर कि एक साथ गरज के साथ गतिविधि का एक चरण हुआ। इसके बाद में अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्तों को किस रूप से जाना जाता है। दोस्तों भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के जितने भी समानांतर वृत्त हैं उन सभी के सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश के समानांतर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षांश के समानांतर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश के समानांतर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर कब दिन और रात बराबर होती है। दोस्तों दिन और रात की अवधि में बराबर की बात करें तो ये होता है विषुवत या विषुव के दिन पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा विषुव का दिन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि बीसीयू अर्थात इक्विनॉक्स वह दिन है जब दिन और रात बराबर होते हैं और यह हर साल 2 बार 20 मार्च और 23 सितंबर को होता है। दोस्तों ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को है और 22 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांशों के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊपर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। दोस्तों वह राज्य है ईटानगर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ईटानगर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 58 नंबर प्रश्न की, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाली भौतिक घटना जिसमें आसमान के रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, वह क्या कहलाती है। दोस्तों उस घटना के बारे में बात करें तो उस घटना को उत्तर ध्रुवीय ज्योति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर ध्रुवीय ज्योति। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि उत्तर ध्रुवीय ज्योति जिसे कि सुमेरु ज्योतिष के भी नाम से जानते हैं, ये कभी कभी ध्रुवीय रोशनी, उत्तरी रोशनी जिसे कि ऑरोरा बोरेलिस या बोरेलिस कहा जाता है। उसके बाद में दक्षिणी रोशनी की बात करें जिसे कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया के रूप में जाना जाता है। और पृथ्वी के आकाश में एक प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन है जो कि मुख्य रूप से उच्च अक्षांश क्षेत्रों में देखा जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नई दिल्ली की तरह 1 डिग्री के भीतर अक्षांश है। वह शहर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट का संबंध माउंट एवरेस्ट का अक्षांश 27.9 डिग्री नॉर्थ और 86.9 मिनट ईस्ट है, जबकि नई दिल्ली का अक्षांश 28.61 मिनट नॉर्थ और उसके बाद में 72.2 डिग्री ईस्ट है। इसलिए माउंट एवरेस्ट नई दिल्ली से 1 डिग्री अक्षांश के भीतर में है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों अगला टॉपिक हो जाएगा हम लोग का महाद्वीपीय और महासागर से संबंधित। इसमें हम लोग महाद्वीप और महासागर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इससे संबंधित पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। दोस्तों ये पाया जाता है मात्र और मात्र 97.2%। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे हम लोग अगले प्रश्न को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि जल पृथ्वी की सतह का 71% भाग ढके हुए हैं। पृथ्वी के जल का वितरण की बात करें तो महासागर में 97.2%, ग्लेशियर के रूप में 2.1%, उसके बाद में भूजल पर 0.61% और मीठे पानी की झीलें हैं 0.009%, जबकि अंतर्देशीय राज्यों की बात करें तो ये 0.008% है और मिट्टी की नमी 0.005% के बराबर है। वहीं वातावरण की बात करें तो इसमें 0.001% है और नदियाँ जो हैं वो 0.0001% में है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की महाद्वीपीय भूपर्पट्टी की औसत मोटाई कितनी है। दोस्तों यहाँ पर भूपर्पट्टी की औसत मोटाई की या औसत मोटाई की बात पूछ रहा है तो इसका औसत मोटाई 30 किलोमीटर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 30। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई 30 किलोमीटर है, जबकि समुद्री क्रस्ट की लगभग 5 किलोमीटर है। वहीं पृथ्वी की परतों की मोटाई की बात करें तो क्रस्ट अर्थात 5 सेंटीमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर होती है। दोस्तों 5 से लेकर के 70 किलोमीटर मोटी होती है और मेंटल की बात करें तो ये 29 से 100 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि बाहरी कोर 22 से 100 किलोमीटर मोटी होती है। और उसके बाद में आंतरिक कोर की बात करें तो ये 1230 से लेकर के 1530 किलोमीटर मोटी होती है। जबकि पृथ्वी के परतों के घनत्व के आधार पर बात करें तो क्रस्ट जो है दोस्तों घनत्व देखें क्रस्ट का तो वो महाद्वीपीय क्रस्ट 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि महासागरीय क्रस्ट 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और मेंटल 3.4 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और उसके बाद में कोर 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अगला प्रश्न दोस्तों 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 62 नंबर क्वेश्चन है कि स्थल मंडल कितना मोटा है। दोस्तों स्थल मंडल की बात करें तो ये 10 से लेकर के 200 किलोमीटर मोटा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि स्थल मंडल जो कि 10 से लेकर के 200 किलोमीटर तक है और वो पृथ्वी की सबसे बाहरी और यांत्रिक परत है, जिसमें कि संपूर्ण क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी भाग शामिल है। दोस्तों यंत्रवत पृथ्वी की परतों को स्थल मंडल, उसके बाद में एस्थेनोस्फीयर 80 से लेकर के 200 किलोमीटर, उसके बाद में मेसोस्फीयर मेंटल जो कि बाहरी कोर और आंतरिक कोर में विभाजित किया जाता है। इसके रासायनिक रूप के बारे में बात करें तो रासायनिक रूप से पृथ्वी को क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, उसके बाद में निचला मेंटल
और बाहरी कोर, ये 4 भागों में, और फिर उसके बाद में आंतरिक कोर, इन 5 भागों में विभाजित किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न 63 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः डैश से बनी है। दोस्तों पृथ्वी की क्रोड की बात करें तो ये मुख्य रूप से निकल और लोहे से मिलकर के बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 विभिन्न परतें हैं। क्रस्ट जो कि सबसे बाहरी, भंगूर और इसके घनत्व 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि सिलिका और एल्यूमिनियम से ये बना हुआ है और 8 से लेकर के 40 किलोमीटर मोटा तक है। उसके बाद में मेंटल की बात करें तो मेंटल मध्य ठोस घनत्व 3.3 से लेकर के 5.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक है, जबकि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से ये बना हुआ है। उसके बाद में मेंटल और क्रस्ट पृथ्वी की 4 परतें हैं और मेंटल पृथ्वी का सबसे चौड़ा खंड है। इसके बाद में कोर की बात करें दोस्तों तो कोर अंतरम तरल घनत्व इसका है दोस्तों 9.5 से 14.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और ये पृथ्वी की सतह से लगभग 2900 किलोमीटर नीचे बहुत गर्म और घना तथा निकल और लोहे जिसका रासायनिक प्रतीक NiFe होता है उससे बना होता है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। दोस्तों मेरियाना गर्त की बात करें तो मेरियाना गर्त की जो अवस्थिति है वो है दोस्तों प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि पश्चिम प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप के पश्चिम में स्थित है। दोस्तों मरियाना ट्रेंच जो है वो पश्चिम प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप के पश्चिम में स्थित है, और महासागरों का सबसे गहरा हिस्से की बात करें तो वह है प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो कि अटलांटिक महासागर में है। उसके बाद में साउथ सैंडविच ट्रेंच जो कि दक्षिणी महासागर में है, और जावा ट्रेंच हिंद महासागर में है, जबकि चैलेंजर द्वीप है दोस्तों प्रशांत महासागर में, और उसके बाद मोलोय द्वीप है दोस्तों आर्कटिक महासागर में। इसके बाद में अगला प्रश्न 65 नंबर क्वेश्चन की प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को डैश बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है, वह दोस्तों 7। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 7। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि एक टेक्टोनिक प्लेट अर्थात लिथोस्फीयरिक प्लेट जिसे कि ठोस चट्टान का एक विशाल अनियमित आकार का स्लैब है, जो कि आमतौर पर महाद्वीपीय और महासागरीय लिथोस्फीयर दोनों से बना होता है। दोस्तों 1964 ईस्वी में मैकेंजी और पार्कर ने प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत का सुझाव दिया था, और कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें की बात करें तो वह है दोस्तों कोकोस प्लेट, उसके बाद भी नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलियन प्लेट, फिजी प्लेट, उसके बाद में युआन डी कुका प्लेट। प्लेट टेक्टोनिक्स के जनक की बात करते हुए है दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद में अगला प्रश्न है 66 नंबर क्वेश्चन की भूपर पट्टी पृथ्वी की बाह्यतम परत है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 10% से भी कम है, जिसकी समुद्री परपट्टी एवं महाद्वीपीय परपट्टी का अधिकांश हिस्सा फैल्सिक चट्टानों से बना है, वह दोस्तों 1%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 1% से भी कम है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि क्रस्ट जो कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है उसके पृथ्वी की आयतन के 0.5 से 1% से बना होता है। क्रस्ट का घनत्व 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, और महाद्वीपीय क्रस्ट का द्रव्यमान 2.195 है। उसके बाद में महाद्वीपीय क्रस्ट जो कि लगभग 30 किलोमीटर है, और वे हल्के फैल्सिक सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट चट्टान से बना है, जैसे कि ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद बात करें तो महासागरीय पपड़ी जो कि लगभग 5 किलोमीटर बेसाल्टिक की तरह घने मैफिक अग्नि चट्टानों की आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट से बना है। दोस्तों कोनराड की बात करें तो कोनराड असंबद्धता ऊपरी और निचले क्रस्ट के बीच का क्षेत्र है, जबकि पृथ्वी की परतें क्रस्ट मेंटल और कोर है। इसके बाद में 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रवार या मेंटल के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। दोस्तों उसे दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि दुर्बल मंडल एथेनोस्फीयर पृथ्वी के ऊपरी आवरण का यांत्रिक रूप से कमजोर और नमनीय क्षेत्र है। यह लिथोस्फीयर के नीचे स्थित है। वायुमंडल की परतें हैं दोस्तों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर। इसके बाद में लिथोस्फीयर की बात करें तो ये पृथ्वी का ठोस और बाहरी हिस्सा है। समताप मंडल की बात करें दोस्तों तो ये पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर ओजोन की उपस्थिति, हवाई जहाज उड़ाने वाला मंडल है।
जबकि मेसोस्फीयर की बात करें तो ये 60 से लेकर के 80 किलोमीटर तक के उल्का पिंडों का जलना इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है। वह है दोस्तों मात्र और मात्र 2.7%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 2.7%। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक बर्फ के चादर में पृथ्वी की सतह पर मौजूदा ताजे पानी का लगभग 90% हिस्सा है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 69 नंबर क्वेश्चन की भ्रंश रेखाएं डैश के कारण बनती है। वह बनती है दोस्तों भूकंप के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, भूकंप। इसका डिस्क्रिप्शन है कि प्रशांत महासागर के किनारे के आसपास 80% से अधिक भूकंप आते हैं, जिसे कि रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों भूकंप को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो यंत्र है उसका नाम है सिस्मोग्राफ, और उसके लिए प्रयुक्त स्केल है दोस्तों रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाना। ये परिणाम मापता है जिसका रेंज 0 से 10 के बराबर होता है। इसके बाद में मिर्साली जिसकी तीव्रता मापता है उसका रेंज है दोस्तों 1 से 12 तक की। इसके बाद में 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो कि हर 3 से डैश वर्षों में एक बार प्रकट होती है, और यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और अन्य चरम मौसमी गतिविधियों का कारण बनती है। वह है दोस्तों 7। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 7। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो कि पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है, और यह एल नीनो दक्षिणी दोलन अर्थात ENSO नामक एक बड़ी घटना का गर्म चरण है। दोस्तों यह ला नीनो से अधिक बार होता है। ला नीनो अर्थात ENSO ठंडा चरण एक पैटर्न है जो कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत क्षेत्र के असामान्य शीतलन का वर्णन करता है। इसके बाद में 71 नंबर प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की प्रमुख विवर्तनिक प्लेटों में से एक नहीं है। वह है दोस्तों नाजका प्लेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नाजका प्लेट। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि 7 प्रमुख प्लेटें हैं। वह दोस्तों अफ्रीकी, उसके बाद में अंटार्कटिक, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियाई, उत्तरी अमेरिकी, प्रशांत और फिर दक्षिणी अमेरिकी, ये सातों के साथ ही प्रमुख प्लेटें हैं। नाजका प्लेट की बात करें दोस्तों तो ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में है। जो इसके बाद में 3 प्रकार की विवर्तनिकी प्लेट सीमाएं हैं। वह है दोस्तों अपसारी प्लेट सीमा जो कि प्लेट अलग अलग होती है। इसके बाद में अभिसारी प्लेट सीमा की बात करें तो एक प्लेट दूसरे के नीचे गतिशील होती है, और उसके बाद में ट्रांसफॉर्म प्लेट सीमा है दोस्तों, ये प्लेटें एक दूसरे के बाद पार्श्व रूप से खिसकती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है। दोस्तों हिंद महासागर की औसत लवणता की बात करें तो इसकी लवणता है 35%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 35%। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 35 पार्ट्स पर 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवणता की मात्रा को लवणता कहते हैं। दोस्तों 24.7% की लवणता को खारे पानी को ठीक करने की ऊपरी सीमा माना गया है। महासागरों की लवणता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, और वे कारक हैं दोस्तों वाष्पीकरण, वर्षा, नदी जल प्रवाह, उसके बाद में समुद्री धाराएं, वायुमंडलीय दबाव, हवा की दिशा और ग्लोबल वार्मिंग। ये सारे के सारे जो हैं दोस्तों वे महासागरों की लवणता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं। दोस्तों सबसे लवणीय महासागर की बात करें तो वह है अटलांटिक महासागर, और भारत की सबसे लवणीय झील की बात करें तो वह है दोस्तों चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, और सांभर झील राजस्थान में, लोनार झील महाराष्ट्र में, उसके बाद में पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का राज्य सीमा पर है। कहने का मतलब ये पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्य सीमा पर है। उसके बाद में पेंगोंग त्सो झील जो कि लद्दाख में है, और उसके बाद में पचपदरा झील जो कि राजस्थान में है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी किसके कारण नहीं होती है। दोस्तों सुनामी की बात करें तो ये तूफान के कारण नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, तूफान। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि सुनामी लहरें हैं जो कि भूकंप, समुद्र तल पर भूस्खलन, समुद्र में भूमि के खिसकने, बड़े ज्वालामुखी विस्फोट या समुद्र में उल्का पिंडों के प्रभाव के कारण समुद्र की सतह की अचानक गति के कारण होती है। इसके बाद में 74 नंबर प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट के मुख्य रूप से डैश होते हैं। वे होते हैं दोस्तों सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सिलिका और मैग्नीशियम।
इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि महाद्वीप हल्के सिलिकेट से बने होते हैं। सिलिका प्लस एल्युमिनियम, जिसे कि सियाल भी कहा जाता है, वो ग्रेनाइट की तरह, जबकि महासागरों या महासागरों में भरी सिलिकेट्स होते हैं। दोस्तों बेसाल्ट की तरह सिलिका प्लस मैग्नीशियम, जिसे सीमा भी कहा जाता है। इसके बाद में 75 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है? वह है दोस्तों डंकन मार्ग या डंकन पासेस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि डंकन मार्ग या डंकन पासेस हिंद महासागर में एक जलडमरू मध्य है जो कि दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। उसके बाद में रीयूनियन हॉटस्पॉट एक ज्वालामुखी हॉटस्पॉट है जो कि वर्तमान में हिंद महासागर में फ्रांस के एक विदेशी क्षेत्र रीयूनियन द्वीप के अंतर्गत स्थित है। इसके बाद में मिनिकोय और अमीनी द्वीप की बात करें दोस्तों, तो मिनिकोय और अमीनी द्वीप जो है वो एक द्वीप समूह है जो कि लक्षद्वीप में है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 76 नंबर क्वेश्चन, और 76 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि डैश श्रीलंका को भारत से अलग करता है। दोस्तों श्रीलंका को भारत से अलग करने वाला है पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है कि पाक जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग किया गया है। दोस्तों मलक्का जल डमरू मध्य की बात करें तो ये मलक्का जल डमरू मध्य जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में बहती है, और ये हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर के मध्य से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। वहीं जिब्राल्टर जलडमरू मध्य की बात करें तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और स्पेन को यूरोपीय महाद्वीप पर मोरक्को से अफ्रीकी महाद्वीप पर अलग करता है। जबकि बेरिंग जलडमरू मध्य की बात करें तो बेरिंग जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर का सबसे उत्तरी भाग है और एशिया और उत्तरी अमेरिका, विशेष रूप से रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करता है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को डैश प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। कहने का मतलब है दोस्तों कि पृथ्वी पर जो प्लेटों का प्रवाह होता है उसको कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों उसे 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि प्लेटों की गति 3 प्रकार की विवर्तनिक सीमाएं बनाती है। वह है अभिसरण, जहाँ पर प्लेटें एक दूसरे में जाती है। उसके बाद में अपसारी, जहाँ पर प्लेटें अलग हो जाती है, और फिर परिवर्तन, जहाँ पर प्लेटें एक दूसरे के संबंध में बगल में चलती है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की, महासागरीय अम्लीकरण पृथ्वी के महासागरों के पीएच में निरंतर कमी है जो कि वायुमंडल से डैश के तेज होने के कारण होता है। वह है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ने से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि महासागरीय अम्लीकरण महासागरों द्वारा बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के परिणामस्वरूप समुद्री जल के पीएच में विश्वव्यापी कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप समुद्री खाद्य श्रृंखला और मनुष्यों को खाद्य आपूर्ति में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन की, पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु क्या कहलाता है जो कि प्रशांत महासागर में मौजूद है? वह है दोस्तों चैलेंजर द्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चैलेंजर द्वीप। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि महासागर के सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर द्वीप कहा जाता है और यह पश्चिमी प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। इसके बाद में बात करें तो अंटार्कटिका के दक्षिण महासागर में नया सबसे गहरा बिंदु दोस्तों है वह है फैक्टोरियन द्वीप। उसके बाद में ग्रेट ब्लू होल लिबेज या बेलीज के तट पर एक विशाल समुद्री सिंकहोल है। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। कहने का मतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है दोस्तों? तो वह है दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि भूमि से समुद्र की ओर बहने वाली हवा भूमि की हवा है और समुद्र से ये भूमि की ओर बहने वाली हवा समुद्री हवा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि दोनों पानी की सतह और आसन्न भी की सतह के गर्म होने या ठंडा होने के बीच होने वाले अंतर से प्रेरित होते हैं। 81 नंबर प्रश्न है कि भारत के दक्षिण में कौन सा जल निकाय मौजूद है? दोस्तों वो है हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीपीय मुख्य भूमि एशिया से हिमालय के द्वारा अलग किया गया है।
पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और फिर उसके बाद में दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसके बाद में 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र के पानी का दिन में दो बार लवण के रूप में बढ़ना और गिरना क्या कहलाता है? दोस्तों उसे कहते हैं ज्वार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा ज्वार। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि ज्वार की परिभाषा चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण जल निकायों की सतह के ऊपर उठने और गिरने का चक्र है। दोस्तों 3 प्रकार के ज्वार प्रतिदिन होते हैं। प्रत्येक दिन एक उष्ण और उच्च और निम्न ज्वार, उसके बाद में अर्धदैनिक, प्रत्येक दिन उच्च और निम्न ज्वार, उसके बाद में मिश्रित की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों के प्रत्येक दिन में 2 उच्च और निम्न ज्वार आते हैं। इसके बाद में 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित देश की बात करें तो वह है कनाडा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कनाडा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र 8 देशों के हिस्से को कवर करता है। वह कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, उसके बाद में फिनलैंड, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सारे के सारे देश जो हैं वे ध्रुवीय क्षेत्र वाले देश हैं। इसके बाद में 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे अंतः स्पंदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा अंतः स्पंदन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि अंतः स्पंदन तब होता है जब सतह जल मिट्टी में प्रवेश करता है। अवक्षय एक प्रमुख लेखांकन तकनीक है जिसका उपयोग पृथ्वी, लकड़ी, खनिज और तेल जैसे प्राकृतिक संसाधन को निकालने की लागत को आवंटित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों खनिज संसाधनों का पुनः परिपूर्ति में खनिज जमा, अवशोषण या अन्वेषण की प्रक्रिया शामिल है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जल निकाय 1,55,58,000 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा बनता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में सबसे छोटा एवं उथल है। दोस्तों आर्कटिक महासागर लगभग उत्तरी ध्रुव पर केंद्रित है और प्रशांत महासागर वैश्विक महासागर कवरेज के 45% का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद में बात करें तो अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है जिसमें वैश्विक समुद्री क्षेत्र का 22% हिस्सा है। वहीं हिंद महासागर की बात करें तो ये वैश्विक समुद्री क्षेत्र के 20% हिस्से पर पाया जाता है। दोस्तों दक्षिण महासागर अंटार्कटिका को घेरता है और हिंद महासागर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 86 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? दोस्तों वह है आर्कटिक महासागर और साइबेरियाई शेल्फ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर और साइबेरियाई शेल्फ। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। दोस्तों महाद्वीपीय शेल्फ एक महाद्वीप का किनारा है जो कि समुद्र के नीचे स्थित है। महाद्वीपीय शेल्फ लैंड फॉर्म का उदाहरण है। साइबेरियाई शेल्फ, उसके बाद में आर्कटिक महासागर। शेल्फ क्षेत्र को आमतौर पर आंतरिक महाद्वीपीय शेल्फ, उसके बाद में मध्य महाद्वीपीय शेल्फ और फिर बाहरी महाद्वीपीय शेल्फ में विभाजित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद बात करें तो भारत के पूर्वी महाद्वीपीय शेल्फ की विशेषता 4 प्रमुख डेल्टा है। वह दोस्तों गंगा, महानदी, कृष्णा गोदावरी और कावेरी। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक है? वह है दोस्तों महाद्वीपीय परपटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय परपटी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कि महाद्वीपीय क्रस्ट पृथ्वी के स्थलमंडल की सबसे बाहरी परत है और ये ज़्यादातर विभिन्न प्रकार के ग्रेनाइट से बनी है। यह एल्युमिनियम और सिलिका से भरपूर होते हैं। जबकि महासागरीय क्रस्ट की बात करें तो ये ज़्यादातर विभिन्न प्रकार के बेसाल्ट से बना होता है और महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में पतला होता है। दोस्तों क्रस्ट से परे आंतरिक भाग को मेंटल या सिलिका और मैग्नीशियम से भरपूर कहा जाता है, जबकि बाहरी कोर ज़्यादातर तरल लोहे और निकेल से बना होता है। इसके बाद में 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा समुद्र हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग है जो कि लगभग
14,91,000 वर्ग किलोमीटर के या वर्ग मील के कुल क्षेत्र में फैला हुआ है और यूरोप और भारत के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग का एक हिस्सा है। वह दोस्तों अरब सागर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अरब सागर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अरब सागर यूरोप और भारत के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग का एक हिस्सा है। कैस्पियन सागर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है जब इसे सतह क्षेत्र के द्वारा मापा जाता है। इसके बाद बात करें तो यह यूरोप और एशिया के जंक्शन पर स्थित है। दोस्तों कैरेबियन सागर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जबकि भूमध्य सागर की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर का एक समुद्र यूरेशिया और फिर अफ्रीका महाद्वीपों के बीच में स्थित है, जो कि लगभग पूरी तरीके से भूमि से ही घिरा हुआ है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे। 89 नंबर प्रश्न की उस कारक की पहचान करें जो समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करने वाले कारक की बात करें तो वह कारक है जल निकायों में पाए जाने वाले समुद्री जीवों के या सूक्ष्म जीवों के प्रकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कि महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो वह सतह की परत मुख्य रूप से वाष्पीकरण और वर्षा पर निर्भर करती है। तटीय क्षेत्रों में नदियों से मीठे पानी के प्रवाह के द्वारा और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने और पिघलने की प्रक्रियाओं के द्वारा, हवा के द्वारा, क्योंकि यह अन्य क्षेत्रों में पानी को स्थानांतरित करता है। तापमान या घनत्व में परिवर्तन के कारण, समुद्र की धाराओं के कारण, ये सारे के सारे इसका कारण है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है। दोस्तों समुद्र की सतह पर लवणता का बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है लवणता की गणना 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के रूप में की जाती है और इसे भाग प्रति हजार अर्थात पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों यह बर्फ या वाष्पीकरण में पानी की हानि से बढ़ता है और ताजे पानी के बढ़ने से घटता है। दोस्तों सबसे नमकीन महासागर की बात करें तो वे अटलांटिक महासागर है और सबसे नमकीन झील की बात करें तो वे गेटाले तालाब है जो कि इथियोपिया में है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे। 91 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समुद्र के सबसे उथले हिस्से की पहचान करें। दोस्तों समुद्र के सबसे उथला हिस्सा है महाद्वीपीय सेल्फ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, महाद्वीपीय सेल्फ। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि महाद्वीपीय सेल्फ समुद्र का वह उथला हिस्सा है जो कि प्लेट के पास और समुद्र के नीचे डूबा हुआ है। इसके बाद में महाद्वीपीय ढलान महाद्वीपीय जलमग्न सीमा के बाहरी किनारे और फिर गहरे समुद्र तल के बीच की ढलान है। वहीं बात करें तो गहरे समुद्र के मैदान समुद्र की घाटियों के धीरे धीरे ढलान वाले क्षेत्र हैं, जबकि महासागरीय गर्त समुद्र पर लंबी संकरी गड्ढे वाली होती हैं। इसके बाद में 92 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर कौन सा जल निकाय दोस्तों 7 करोड़ 56,000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। 7 करोड़ 5,60,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़े महासागर की बात करें तो वह दोस्तों हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात हिंद महासागर की विस्तार की बात करें तो यह है दोस्तों 7 करोड़ 5,60,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि सबसे छोटे से सबसे बड़े 5 महासागर की बात करें तो सबसे छोटा है दोस्तों आर्कटिक, उसके बाद में दक्षिणी, उसके बाद भारतीय अटलांटिक और फिर प्रशांत। और सबसे गहरे बिंदु की बात करें तो प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच है और उसके बाद में अटलांटिक महासागर का प्यूर्टो रिको ट्रेंच, हिंद महासागर का जावा ट्रेंच, आर्कटिक महासागर का फ्रेम ट्रेंच स्ट्रेट और उसके बाद में दक्षिणी महासागर का दक्षिण सैंडविच ट्रेंच है। अगला प्रश्न है दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना है। वह है दोस्तों रसातल का मैदान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रसातल का मैदान। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि रसातल का मैदान जो कि गहरे समुद्र के मैदान है और इस समुद्र की घाटियों के धीरे धीरे ढलान वाले क्षेत्र हैं। अनियमित स्थलाकृतियों को दफनाने वाली स्थलीय और उथले पानी की तलछट के कारण ये दुनिया के सबसे समतल और चिकने क्षेत्र हैं। दोस्तों महाद्वीपीय ढलान एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जो कि 2 महासागर क्षेत्रों के बीच विभाजन को चिन्हित करती है। इसके बाद में 94 नंबर प्रश्न है कि आप निम्नलिखित में से किस महासागर से रिंग ऑफ फायर को संबद्ध करेंगे। वह है दोस्तों प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, प्रशांत। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर को
रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार भूकंपों की विशेषता प्रशांत महासागर के साथ एक पथ है। दोस्तों, इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी बेल्ट का देश है और दुनिया के भूतापीय भंडार का लगभग 40% हिस्सा रखता है। इसके बाद में 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डैश अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ी के कब्जे वाले प्रत्येक महाद्वीप का विस्तारित मार्जिन है। वह है दोस्तों महाद्वीपीय शेल्फ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, महाद्वीपीय शेल्फ। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि महाद्वीपीय शेल्फ अपेक्षाकृत उथले समुद्रों और खाड़ी के कब्जे वाले प्रत्येक महाद्वीपीय का विस्तारित वर्जन है या मार्जिन है। दोस्तों, डीप सी प्लेन जिसे कि डेसिबल प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, वह समुद्र तल के समतल क्षेत्र है जो कि 3500 और 5000 के बीच पानी की गहराई में 0.1 डिग्री से नीचे एक ढाल के साथ है। इसके बाद में बात करें तो महासागरीय गहरा समुद्र के बेसिन का एक हिस्सा है जिसमें कि गहराई पूरे बेसिन के औसत से अधिक है। दोस्तों, इसमें बात करें तो महाद्वीपीय ढलानें तीव्र ढलान वाले समुद्री तल के क्षेत्र हैं जो कि महाद्वीपीय समतल और गहरे महासागरीय घाटियों के बीच स्थित है। इसके बाद में 96 नंबर प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो कि प्रवाल भित्तियां और एक केंद्रीय गर्त से बना हुआ है। वह है दोस्तों एटोल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एटोल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि एटोल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जिसमें कि प्रवाल भित्तियां और एक केंद्रीय अवसाद होता है। इसके बाद में एटोल कैरोलिन द्वीप समूह, कोरल सागर द्वीप समूह, उसके बाद में मार्शल द्वीप समूह, उसके बाद में दोस्तों तुआमोटू द्वीप समूह, किरिबाती, टोटोलाऊ और उसके बाद में तुवालू। और हिंद महासागर की बात करें तो उसमें दोस्तों चागोस द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मालदीव के एटोल और उसके बाद में सेशेल्स के बाहरी द्वीप समूह के उदाहरण हैं। दोस्तों, एक गयोट या समुद्री पर्वत एक पानी के नीचे का पहाड़ है और एक लैगून पानी का उथला हिस्सा है जो कि पानी के एक बड़े हिस्से से एक संकीर्ण भू आकृति से अलग होता है, जैसे कि रिफ्स, बैरियर आइलैंड्स, बैरियर प्रायद्वीप या इस्थमस। दोस्तों, बात करें तो लैगून को आमतौर पर तटीय लैगून और एटोल लैगून में विभाजित किया जाता है। इसके बाद में 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का सबसे उथला भाग है जो कि 1 डिग्री या उससे भी कम औसत प्रवणता दर्शाता है। वह है दोस्तों महाद्वीपीय शेल्फ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, महाद्वीपीय शेल्फ। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि महाद्वीपीय शेल्फ समुद्र का सबसे उथला हिस्सा है जो कि औसत ढाल 1 डिग्री या उससे भी कम दिखाता है। दोस्तों, महासागरीय गहराई की बात करें तो महासागरीय गहराई महासागरीय बेसिन का एक भाग है जिसमें गहराई समग्र रूप से बेसिन के औसत से बहुत अधिक होती है। वहीं महाद्वीपीय ढलाने की बात करें तो महाद्वीपीय ढलाने तीव्र ढलान वाले समुद्री तल के क्षेत्र जो कि महाद्वीपीय शेल्फ और गहरे महासागरीय घाटियों के बीच स्थित है। गहरे समुद्र का मैदान या रसातल का मैदान के बारे में बात करें तो यह एक विस्तृत लगभग समतल क्षेत्र है जो कि समुद्र तल के प्रमुख भाग का निर्माण करता है। इसके बाद में 98 नंबर प्रश्न है कि पूर्वोत्तर घाटी और समुद्री पर्वतीय राष्ट्रीय स्मारक डैश में स्थित है। वह है दोस्तों अटलांटिक महासागर में स्थित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि पूर्वोत्तर घाटी और समुद्री पर्वत राष्ट्रीय स्मारक अटलांटिक महासागर में स्थित है और यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है जो कि पृथ्वी की सतह के लगभग 5वें हिस्से को कवर करता है। अटलांटिक महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में सबसे छोटा और उथला है। अरब सागर की बात करें तो अरब सागर हिंद महासागर का उत्तर पश्चिम भाग और भारत और अरब प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। वहीं लाल सागर की बात करें तो लाल सागर में दुनिया का कुछ सबसे गर्म और खारा समुद्री जल भी है। इसके बाद में लाल समुद्र लाल होता है क्योंकि इसमें साइनोबैक्टीरिया होता है। कहने का मतलब है कि लाल समुद्र जो है वो लाल इसलिए होता है कि उसमें साइनोबैक्टीरिया होता है जिसे कि ट्राइकोट्समियम एरिथ्रेम कहा जाता है। इसके बाद में 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काला सागर डैश महासागर में है। दोस्तों, काला सागर की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि
काला सागर अटलांटिक महासागर में है और इसके अलावा अटलांटिक महासागर में जो समुद्र हैं वह दोस्तों सार्गेसो या सरगासो सागर, उसके बाद में कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, गिनी की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, उसके बाद में नॉर्वेजियन सागर, हडसन बे, ग्रीनलैंड सागर, अर्जेंटीना सागर, उसके बाद में लेब्राडोर सागर, इसके बाद में दोस्तों इसके बाद में इरमिंगर सागर और बाफिन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर इत्यादि हैं। इसके बाद भी अगला प्रश्न है दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन, और 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ज्वार भट्टा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों ज्वार भट्टा के बारे में जो कथन गलत है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले देखते हैं पहले कथन को, जो कि कह रहा है कि ऊंच ज्वार भट्टा तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है। यह बात जो है वो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है कि ज्वार के एक चक्र में वास्तव में 24 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। दोस्तों उच्चतम ज्वार तब होता है जब चंद्रमा नया या पूर्ण होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 101 नंबर क्वेश्चन की विश्व के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसमें या जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। वह है दोस्तों सरगासो सागर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरगासो सागर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि सरगासो सागर दुनिया का एकमात्र समुद्र है जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। यह अटलांटिक महासागर का एक ही हिस्सा है। उसके बाद में बात करें तो सरगासो सागर का नाम भूरा सरगसुम समुद्री शैवाल की उपस्थिति के कारण रखा गया है। उसके बाद में पिकोरा सागर जो कि रूस में है, उसके बाद में अम्बुटसेन सागर अंटार्कटिका में है, और इसके बाद में इरोइक सागर अटलांटिक महासागर फ्रांस में है। अगला प्रश्न है 102 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्नलिखित में से कौन इन तत्वों में शामिल नहीं है। वह तत्व है दोस्तों कार्बन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कार्बन। इसके अलावा ऑक्सीजन, सिलिकॉन और कैल्शियम ये मौजूद हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पृथ्वी की पपड़ी लगभग 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर के बना है, और वे हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से बना है, और इन 8 तत्वों में कार्बन मौजूद नहीं है। 103 नंबर प्रश्न है कि डैश सीमाएं तब होती है जब प्लेट आपस में टकराती है और एक प्लेट को दूसरी के नीचे धकेला जाता है। वो होता है दोस्तों अभिसरण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अभिसरण सीमा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि जब प्लेट आपस में टकराती है और एक प्लेट को दूसरी प्लेट के नीचे धकेला जाता है तो अभिसारी सीमाएं उत्पन्न होती है, और एक ट्रांसफार्मर प्लेट सीमा तब होती है जब दो प्लेटें गति करती है और क्षैतिज रूप से चलती है। वहीं अपसारी सीमा की बात करें तो अपसारी सीमा तब होती है जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 104 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि डैश कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बना हुआ है। वह है दोस्तों महाद्वीपीय पपड़ी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, महाद्वीपीय पपड़ी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि महाद्वीपीय पपड़ी क्रस्ट कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों से बना है, जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट। महाद्वीपीय क्रस्ट पृथ्वी के स्थलमंडल की सबसे बाहरी परत है। बाहरी कोर लगभग 2400 किलोमीटर मोटी एक तरल परत है और ज़्यादातर लोहे और निकेल से बना हुआ है। दोस्तों महासागरीय क्रस्ट की बात करें तो वह एक टेक्टोनिक प्लेट के महासागरीय भाग की सबसे ऊपरी परत है। आंतरिक कोर की बात करें दोस्तों तो आंतरिक कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है और लगभग 1220 किलोमीटर की दायरे के साथ मुख्य रूप से ठोस है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 105 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। वह है दोस्तों उत्तरी अमेरिका जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में दक्षिण अमेरिका और भारत, ये सभी के सभी जो हैं वो गोंडवाना लैंड के हिस्सा थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना वर्तमान दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और आर्कटिक शामिल थे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के माध्यम से अस्थिमंडल के ऊपर गति करता है। वो होता है दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लेट विवर्तनिकी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत में कहा गया है कि पृथ्वी की ठोस बाहरी परत स्थलमंडल को
प्लेटों में विभाजित किया जाता है, जो कि स्टेनोस्फीयर मेंटल के पिघले हुए ऊपरी भाग पर चलती है। महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट एक साथ आती है और अलग अलग फैलती है। इसके बाद बात करें तो और ग्रहों की सीमाओं पर परस्पर क्रिया करती है। इसके बाद में 107 नंबर प्रश्न है कि डैश महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र होते हैं। वे होते हैं दोस्तों गहरे समुद्र के मैदान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, गहरे समुद्र के मैदान। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि गहरे समुद्र के मैदान, रसातल के मैदान, गहरे सागर तल पर पाए जाने वाली पानी के नीचे मैदान, महाद्वीपीय शेल्फ एक महाद्वीपीय का किनारा है। दोस्तों समुद्र के नीचे स्थित है ये। उसके बाद में महाद्वीपीय ढलान की बात करें तो महाद्वीपीय ढलान महाद्वीपीय शेल्फ के बाहरी किनारे और गहरी समुद्री तल के बीच में ढलान है, जो कि महासागरीय का सबसे गहरा हिस्सा है। उसके बाद 108 नंबर प्रश्न है कि समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब क्या है। दोस्तों समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब की बात करें तो वह 1013.25 मिलीबार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि समुद्र तल पर मानक वायुमंडल दाब वह है दोस्तों 1013.25 मिलीबार। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है। दोस्तों भूकंप क्षेत्र या भूकंपीय जोन में विभाजित है वो है 4 भूकंपीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 4। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने ऐतिहासिक भूकंपीय गतिविधि के आधार पर भारत में क्षेत्रों को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है और ये जोन 2, 3, 4 और 5 कहलाते हैं। दोस्तों जोन 5 जो है वो सबसे भूकंपीय रूप वाला सक्रिय क्षेत्र है और जोन 2 जो है वो सबसे कम सक्रिय वाले भूकंप को मापने में उपयोग किया जाता है। दोस्तों भूकंप को मापने में उपयोग किए जाने वाले तीव्र पैमाने की सीमा जो है वो 1 से 12 तक की होती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इसके बाद में 110 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। वह क्षेत्र है दोस्तों मोहो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मोहो। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर 5 असंबद्धताएं हैं। दोस्तों कॉर्नोड डिसकंटिन्यूटी सेल और सीमा के बीच का संक्रमण क्षेत्र है, जबकि मोहोरोबिबिक डिसकंटिन्यूटी जो है क्रस्ट और मेंटल के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। उसके बाद में रेपिटी डिसकंटिन्यूटी बाहरी मेंटल और इनर मेंटल के बीच ट्रांजिशन जोन है। इसके बाद में बात करें तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मेंटल और कोर के बीच संक्रमण क्षेत्र है, जबकि लेहमैन डिसकंटिन्यूटी बाहरी कोर और स्थानांतरित कोर के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। इसके बाद में 111 नंबर प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र के द्वारा अलग किया गया था। दोस्तों वो किया गया था टेथिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा टेथिस। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से टेथिस नामक एक बड़े समुद्र के द्वारा अलग किया गया था। टेथिस समुद्र ने उत्तर में लॉरेशिया के महाद्वीप को दक्षिण में गोंडवाना से अलग कर दिया। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। 112 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हलचल करती है। वो प्लेट है दोस्तों आर्कटिक रीज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक रीज। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि आर्कटिक रीज जिसे कि क्रिस्टल प्लेट भी कहा जाता है, उसकी गति मेंटल में संवहन धाराओं के कारण से विभिन्न भू आकृतियों के निर्माण के कारण बनती है और यह सभी पृथ्वी की गतिविधियों का प्रमुख कारण है। दोस्तों आर्कटिक रीज की सबसे धीमी दर अर्थात 2.5 सेंटीमीटर प्रत्येक वर्ष कम और पूर्वी प्रशांत है। इसके बाद में बात करें तो दक्षिण प्रशांत में उदय अर्थात चिली के पश्चिम में लगभग 3400 किलोमीटर की दर से सबसे तेज गति से है। इसके बाद में 113 नंबर प्रश्न है कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव के आगे के एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले विशाल महासागर को क्या कहा जाता है। दोस्तों उसे पेंथालासा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा पेंथालासा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पेंथालासा उस मेगा महासागर का नाम था जिसने कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव से पहले एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान पेंचिया को घेर लिया था।
इसके बाद अगला प्रश्न है 114 नंबर क्वेश्चन, और 114 नंबर प्रश्न है कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां सामान्य वनस्पति वन्य जीव पाए जाते हैं एवं वन्यजीव पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे जैव मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जैव मंडल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क के संकीर्ण क्षेत्र में ही मौजूद है, जिसे कि हम जैव मंडल कहते हैं। इसके बाद में अब अगला टॉपिक है हम लोग का दोस्तों भारत के पड़ोसी देश। इसमें हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे संबंधित पहला प्रश्न कुल मिलाकर बात करें तो 115 नंबर क्वेश्चन है कि चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है? वह है दोस्तों दावोजली हेडिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दावोजली हेडिंग। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि यह असम राज्य के पूर्वोत्तर भारत में खोजा गया पहला स्तरीकृत नौपाषाण स्थल है। मेहरगढ़ की बात करें तो यह पाकिस्तान में बलूचिस्तान के कच्ची मैदान पर स्थित एक नौपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। जबकि पयमापल्ली की बात करें तो यह भारत के तमिलनाडु में तिरुपतूर जिले के तिरुपतूर तालुक में एक नौपाषाण और महापाषाण स्थल है। जबकि गुफक कराल की बात करें दोस्तों तो ये जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित गुफाओं का उपयोग करने वाले कुम्हारों का निवास स्थान है। इसके बाद में 116 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम है डुरंड रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, डुरंड रेखा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2250 किलोमीटर लंबी सीमा है, और 24वीं समानांतर रेखा की बात करें तो ये म्यांमार और भारत के बीच की सीमा रेखा है। जबकि जॉनसन लाइन की बात करें तो 1865 ईस्वी में अक्साई चीन को भारत के नियंत्रण में दिखाता है, और मैकडोनाल्ड लाइन 1893 ईस्वी में चीन के नियंत्रण में अक्साई चीन को दर्शाता है, जबकि लद्दाख और चीन के बीच की सीमा है। उसके बाद में रेड क्लिफ की बात करें तो रेड क्लिफ दोस्तों भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, जबकि मैकमोहन रेखा हेनरी मैकमोहन के द्वारा खींची गई थी, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन को अलग करती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 117 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? दोस्तों भारत को श्रीलंका से अलग करने वाले जलमार्ग की बात करें तो वह है पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पाक जल डमरू मध्य जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है, और यह दक्षिण में पंबन द्वीप जो कि भारत में, उसके बाद में एडम राम के पुल 16 की एक श्रृंखला है, उसके बाद में मन्नार की खाड़ी और मन्नार द्वीप श्रीलंका से घिरा हुआ है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, और वहीं 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये मालदीव और भारत के बीच में है। जबकि डंकन मार्ग या डंकन पास की बात करें तो ये दक्षिण अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में खींची गई है। और 9 डिग्री चैनल की बात करें दोस्तों तो 9 डिग्री चैनल अलग लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, जबकि मालिकू कुंडू ये मिनिकॉय चैनल और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 118 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है? दोस्तों भारत के पूर्व में जो देश स्थित है वह देश है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित है, जिसकी राजधानी ढाका है, और यहाँ की मुद्रा बांग्लादेशी टाका है। दोस्तों यह दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसके बाद में 119 नंबर प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है। दोस्तों भारत की सीमा जो है वो पूर्व में म्यांमार से लगती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पूर्व। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और वे है दोस्तों उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जबकि उत्तर में चीन, भूटान, नेपाल, और सुदूर पूर्व में म्यांमार, और फिर पूर्व की बात करें तो वह दोस्तों बांग्लादेश। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका दक्षिण पूर्व से और मालदीव दक्षिण पश्चिम से जल सीमा वाले 2 देश हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 120 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा नहीं लगती है, या भारत की भूमि सीमा नहीं लगती है? दोस्तों वो देश है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो
इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारत 7 देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है। दोस्तों चीन के साथ 3488 किलोमीटर की, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, वहीं भूटान के साथ 699 किलोमीटर, जबकि म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की। वहीं बात करें अफगानिस्तान के लिए तो अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर की दूरी इसके लिए सीमा साझा करता है, जबकि नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इस तरीके से देखें तो सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत का स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगा हुआ है, जो कि 4096 किलोमीटर है। भारत के पास बात करें तो भारत के पास 15,106.7 किलोमीटर की भूमि सीमा, और समुद्र तट की बात करें तो समुद्र तट का है दोस्तों 7516.6 किलोमीटर, जो कि द्वीप प्रदेश सहित हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूटान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? वह करता है दोस्तों, भूटान करता है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमाएं भूटान के साथ साझा करते हैं। दोस्तों भारत भूटान सीमा जो है वो 699 किलोमीटर लंबी है, और भारतीय राज्यों असम जो है वो 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम 32 किलोमीटर को जोड़ती है। इसके बाद में 122 नंबर प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी के द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? वह है दोस्तों श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग है। उसके बाद में आदम के पुल ने मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से अलग कर दिया। मन्नार की खाड़ी के तटीय भाग में जल निकासी व्यवस्था में बैगई, उसके बाद में कपलार, कंटुकुई नदी, उसके बाद में गुंडर, बेम्बर, बैपर, कल्लर और इसकी सहायक नदियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का 123 नंबर प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, काबुल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अफगानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल है, वहाँ की मुद्रा अफगानी या अफगानी है, जबकि वहाँ की आधिकारिक भाषा है दोस्तों पश्तो, दारी, उज्बेक, बलूची और तुर्कमेन। जबकि कंधार की बात करें दोस्तों तो कंधार अफगानिस्तान का एक शहर है और काठमांडू नेपाल की राजधानी है, जबकि कराची की बात करें तो यह पाकिस्तान का एक शहर है। इसके बाद में 124 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? वह है दोस्तों श्रीलंका और मालदीव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, श्रीलंका और मालदीव। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि भारत के 2 द्वीप पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव हैं। दोस्तों श्रीलंका एडम्स ब्रिज के द्वारा भारत से जुड़ा हुआ है, जबकि मालदीव के समूह की बात करें दोस्तों तो मालदीव समूह जो है वो लक्षद्वीप समूह के साथ दक्षिण में स्थित है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 125 नंबर प्रश्न है कि LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अर्थात वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है? दोस्तों LAC अर्थात वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात करें तो ये भारत और चीन के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, चीन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच में प्रभावी सीमा है। कहा जाता है कि इस शब्द का इस्तेमाल झोउ एनलाई ने वर्ष 1959 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू को लिखे गए एक पत्र में किया था। इसके बाद में 126 नंबर क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 ईस्वी में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? वो किया गया था दोस्तों सिंधु जल संधि पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंधु। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वर्ष 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों सिंधु पश्चिमी नदियों जिसकी नदियां हैं दोस्तों सिंधु, झेलम, चिनाब, उसको पाकिस्तान, और पूर्वी नदियों की बात करें तो वह है दोस्तों रावी, ब्यास और सतलुज, इसको भारत को आवंटित करती है। 127 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? दोस्तों भारत और चीन के बीच में स्थित पहाड़ी दर्रे की बात करें तो वह है काराकोरम दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, काराकोरम दर्रा। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। वहीं खैबर दर्रा की बात करें तो ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। जबकि पंगसाउ दर्रा की बात करें तो भारत और म्यांमार सीमा पर पटकाई पहाड़ियों के शिखर पर स्थित है। जबकि दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी सड़क जो है दोस्तों वह है जोजिला दर्रा, जो कि लद्दाख को श्रीनगर से और शेष भारत से जोड़ने वाली एक रणनीतिक कड़ी है।
इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न 128 नंबर क्वेश्चन की, पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी। दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा श्रीलंका की खोज किया गया था 1505 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1505। इसका डिस्क्रिप्शन है कि श्रीलंका की खोज पुर्तगालियो डोम लोरेंक डी अल्मेडा के द्वारा वर्ष 1505 ईस्वी में की गई थी और श्रीलंका को 4 फरवरी वर्ष 1948 ईस्वी को स्वतंत्रता मिली, जिसकी आधिकारिक राजधानी है दोस्तों श्री जयवर्धनपुरा कोटा और वास्तव में दोस्तों कोलंबो इसकी राजधानी है, जबकि यहाँ की मुद्रा है दोस्तों रुपया। इसके बाद अगला प्रश्न है 229 नंबर क्वेश्चन की, म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है। दोस्तों म्यांमार में मुख्य धर्म होता है बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा बौद्ध। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि म्यांमार का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है और ये 4 जनवरी 1948 ईस्वी को सुबह राष्ट्र का एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया। उसके बाद में नयपीदा की बात करें तो नयपीदा बर्मा या म्यांमार की आधुनिक राजधानी है, जबकि क्याट की बात करें तो ये म्यांमार की राष्ट्रीय मुद्रा है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 130 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है गंगखर प्यूनसम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि गंगखर प्यूनसम जो कि 7570 मीटर की भूटान की सबसे ऊंची पर्वत है और थिम्पू की बात करें तो ये भूटान की राजधानी है, जबकि नगुल ट्रम ये भूटान की मुद्रा है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 131 नंबर क्वेश्चन की, कौन सा भारतीय राज्य अपने उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। वह राज्य है दोस्तों त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा, जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि त्रिपुरा तीसरा सबसे छोटा राज्य पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और यह राज्य दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश और पूर्व में असम और मिजोरम के भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 132 नंबर क्वेश्चन और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, जो कि कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान डैश पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान की बात करें तो वो है सांदूर पोलो मैदान, जो कि पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सांदूर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सांदूर पोलो ग्राउंड पाकिस्तान के गिलगिट के क्षेत्र में या गिलगित में स्थित सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है और इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। इस प्रश्न के साथ ही दोस्तों आज के सेशन को हम लोग यहीं पे स्थगित करेंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर जब हम लोग आगे मिलेंगे अगले सेशन में तो वहाँ से दोस्तों हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे भारतीय जल निकासी व्यवस्था के बारे में। कहने का मतलब है कि यहाँ से पूरे हम लोग नदी तंत्र के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और नदी के बारे में समझेंगे। फिलहाल आज के सेशन को यहीं पर स्थगित करेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।